हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक होगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने पढ़ा था एक करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखा तो क्या हुआ, समझ रहे हो। दो पैरेलल वायर होती है तो क्या होता है, न्यूमेरिकल देखे उनके ऊपर कैसे कैसे बोर्ड हमसे पूछ सकता है। अब उसमें आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब फोर्स के बाद आता है टॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, तो इसका डेरिवेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। अब एक या दो नंबर के जो कंसेप्चुअल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके लिए इसका बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस टाइप से डायग्राम बनाते हैं, फीलिंग आ जाएगी थोड़ी सी। ये हमारे पास करंट लूप है, आई करंट फ्लो कर रहा है, नाम देते थे पी क्यू आर एस, याद आ रहा है। अब इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे इस टाइप से, फीलिंग आ गई ना। और कितने एंगल पे रखते थे इसको, थीटा एंगल पे, याद आया कुछ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट लूप को रखा। करंट लूप को रखने से इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होता था, याद होगा आपको, ठीक है। आ जाए तो याद रखना नेट फोर्स जीरो, एक नंबर का सवाल बन सकता है। इसके बाद बात आती है टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, तो बेटा इसका डायग्राम हम इस टाइप से भी बना सकते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहली बात आती है कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। ये कॉइल का प्लेन है, मेरी बात समझ रहे हो, कॉइल का प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर एन कैप पढ़ा था हमने। इस बार मैं इसको एन कैप की जगह ए वेक्टर बोल दूं, एरिया वेक्टर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ थीटा एंगल पे जा रहा है। याद आया कुछ, डेरिवेशन हमें आता है। मान लीजिए थीटा एंगल पे आया, सपोज करो ये मेरे पास कॉइल है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ए इधर, ए और बी में एंगल थीटा होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ एन आई बी ए साइन थीटा। कुछ बुक्स में अल्फा बोल देते हैं, एक ही बात है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहली बात, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके है, ठीक है। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एन बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। आई होता है करंट, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये सब आपको पता है। मेन चीज थी यहाँ पे थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और एरिया वेक्टर जो होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, देखिए। सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला एन आई बी ए साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। थीटा का हमें पता लग गया। अगर मैं कहूं इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा अगर जीरो है तो बेटा साइन जीरो क्या होता है, अरे सबको पता है साइन जीरो जीरो होता है। तो एन आई बी ए साइन जीरो, किसी को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, जीरो। तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो। थीटा जीरो का मतलब क्या है, पेपर में सवाल आ जाए कि भाई एंगल जीरो है, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। तो थीटा जीरो है, टॉर्क जीरो है। थीटा जीरो का मतलब, थीटा जीरो का मतलब है ए और बी के बीच का एंगल जीरो, ए पैरेलल टू बी, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है, कॉइल के परपेंडिकुलर, और बी ऐसे। इसका मतलब ए और बी में एंगल 90। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए में एंगल कितना है, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ए है परपेंडिकुलर और बी ए के पैरेलल है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आई। फिर से देखो, थीटा जीरो, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एरिया वेक्टर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बी भी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है, मान लो इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। नोट में डाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल के, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। थीटा अगर जीरो है तो जीरो, ठीक है भाई। इसका मतलब ए और बी पैरेलल है,
अच्छा, नेट टॉर्क जीरो, फोर्स पहले से जीरो था। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स तो पहले से जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब उसको उसकी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करें तो वो दोबारा वापस आ जाए। तो टॉर्क जीरो है, थीटा जीरो, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो थीटा अगर जीरो है, NIBA साइन थीटा, अगर B और A पैरेलल है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है भाई। इफ थीटा इक्वल टू 180 तो बेटा साइन 180 भी जीरो होता है, और साइन 180 जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल। क्या बोलेंगे इसको? अनस्टेबल। तो थीटा जीरो स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इसके ऊपर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। और इक्विलिब्रियम है बट कौन सा? स्टेबल अनस्टेबल। थीटा जीरो है तो स्टेबल, थीटा 180 है तो अनस्टेबल। ठीक है भाई। अगर तीसरा केस बन जाए, थीटा 90 है भाई, थीटा अगर 90 है तो टाउ इक्वल टू NIBA साइन 90, साइन 90 1, NIBA टॉर्क मैक्सिमम। थीटा अगर 90 है तो मुझे क्या मिलेगा? टॉर्क मैक्सिमम। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ? थीटा 90 का मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बात समझ में आ गई। एरिया वेक्टर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के ए परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल। बी इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये चीज याद कर लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए यही तो कंडीशन है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। याद आ रहा है कुछ? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है तो टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है तो टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो ये तो थी हमारे पास बेसिक कंडीशंस। किसके लिए? कि कॉइल के फील्ड पैरेलल है तो क्या होगा? थीटा जीरो, 90, 180 है तो क्या होगा? ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ए कॉइल इज ए करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी शेप की, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, ए करंट कैरिंग कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल है, फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर मान लें थीटा, कुछ भी, फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क? कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो आप ये बताओ, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। टाउ इक्वल टू, वेक्टर हटा दो, NBIA साइन थीटा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, टाउ इक्वल टू जीरो, मिनिमम टॉर्क। सिंपल सा सवाल, थीटा जीरो, टॉर्क मिनिमम। इफ थीटा इक्वल टू 90, या जीरो की जगह 180 भी ले सकते हो। अगर थीटा 90 है तो NBIA साइन 91, दिस इज मैक्सिमम। तो थीटा जीरो या 180 है, टॉर्क मिनिमम होगा, थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। 2 नंबर का सवाल इस टाइप से बन जाता है, कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है, बेसिक बातें समझ में आ गई तो आप कर सकते हो। इसमें और ज़्यादा एनालाइज करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क जीरो मिनिमम, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है तो टॉर्क मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? मान लो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बन जाए छोटा सा, क्या बन जाए भाई? सपोज करो ये मेरे पास कॉइल है, इधर एरिया वेक्टर है, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 टेस्ला। 20 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट वैल्यू लेनी है। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और करंट कैरिंग कॉइल है, करंट है 10 एम्पियर। सवाल बन गया, ए कॉइल कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला वैल्यू,
द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल। टॉर्क निकालना है कॉइल के ऊपर, तो टॉर्क कितना आएगा भाई, NBIA साइन थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो 1, बी कितना है 20, एरिया कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर और साइन 30, N1 B20 A2 दे रखा है, हो गया काम। तो ये कितना हो गया 20 इंटू 2 साइन 30, 1/2, 2 से 2 कैंसिल 20, तो टॉर्क आ गया 20 न्यूटन मीटर। ये तो पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, R क्रॉस F या F इंटू R, समझ रहे हो वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस F, तो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर, टॉर्क आ गया मेरे पास 20 न्यूटन मीटर। आई थिंक सवाल समझ में आ गया, इतना टॉर्क आएगा। अच्छा, हम जो डेरिवेशन करते हैं उसमें टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, मतलब प्लेन के अंदर है। तो उसमें जो कॉइल रोटेट करती थी वो कैसे करती थी, याद हो तो, इसी में बता रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कॉइल के प्लेन में खुद में है। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे ये मान लो कॉइल है आपके पास, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है, तो एक्सिस जिसके अबाउट ये घूम रही है वो इसी के प्लेन में है, समझ रहे हो ना, फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, वैल्यू बेस्ड। अब इसी में कोई आपसे कह दे व्हेन ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, फाइंड टॉर्क, और रेडियस दे रखी है 2 मीटर। क्या करें भाई, क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें मुझे बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आता है, सबसे पहली बात ये आती है, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें क्या करें, कहीं इसको देख के आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा जाता, रही यार क्या आ गया, क्या करें। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक सोचोगे नहीं। देखो हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले लिखो बी दे रखा है भाई 5T, ओके, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता 1, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है NBIA साइन थीटा। कॉइल जो है, मेरी बात समझ रहे हो, कॉइल जो है उसका प्लेन ये है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब एरिया वेक्टर तो हो गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थीटा कितना हो गया 90, और शॉर्टकट आपको बता दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल हो तो टॉर्क मैक्सिमम थीटा 90। अब देखो N1 हो गया, B दे रखा है आपको 5, I दे रखा है 5, B भी 5, I भी 5, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, R कितना है 2, साइन 90, सवाल खत्म। 5 5 25, पाई 3.14, 2 का स्क्वायर 4, साइन 91। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 चौक 100, कोइंसिडेंटली सीधा आंसर आ गया हमारा, अदरवाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती। 314 314 न्यूटन मीटर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक नंबर में सवाल आ सकता है, एक नंबर में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये कॉइल है, ठीक है, या इसको ऐसे करो, ये कॉइल है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अभी अभी आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क 0 होता है, चेक कर लो। इसका नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज बता दूं, नोट, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालें। एरिया वेक्टर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड या किधर, इसको करंट की डायरेक्शन से चेक करेंगे, राइट हैंड रूल से। करंट देखो इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट के अलोंग हाथ को घुमाओ, आउटवर्ड आ रहा है, किधर आ रहा है, आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, आउटवर्ड। और एरिया कितना दिया हुआ है, रेडियस मान लो r, तो पाई r स्क्वायर हो गया, एरिया वेक्टर आउटवर्ड। फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, थीटा कितना हो गया 180। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वजह से, तो उसकी डायरेक्शन भी एरिया से आती है, करंट लूप से। तो इसलिए देखो एरिया की डायरेक्शन किससे निकलेगी, इससे। तो एरिया करंट के अलोंग निकालो, करंट इधर जा रहा है,
आउटवर्ड आ रहा है, लेकिन फील्ड तो अंदर है, अपोजिट हो गया थीटा 180, आंसर तो वही आना 0। तो टॉर्क क्या हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, b मैग्नेटिक फील्ड, I करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, एरिया A का A या पाई आर स्क्वायर, साइन 180 कितना होता है 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 0। सोल्व करके आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज जरूरत नहीं है 1 नंबर में सीधा लिखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सीधा आंसर क्या आएगा टॉर्क का 0। इतनी बात भाई मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद बात आती है, 1-2 सवाल इसके ऊपर ना एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो कैसे सोल्व करें क्या करें जरा वो देखते हैं। अब एनसीईआरटी के सवाल तो आजकल आईआईटी में और नीट में भी आ जाते हैं, तो फीलिंग तो आनी चाहिए ना। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हमें इस टाइप से कॉइल दे दी, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे 10 एम्पियर, ये साइड दे रखी है 10 मीटर और ये साइड दे रखी है 5 मीटर, साइड मिल गई, ओके। एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। मान लो आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड 15 टेस्ला, एरिया आप निकाल लो 5 × 10 रेक्टेंगल है, तो 10 × 5 50 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगी, एरिया की डायरेक्शन निकालनी सिखाई थी करंट के अलोंग, बी अलोंग वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, अरे ऊपर वाई एक्सिस है जे कैप। यहां देखो जरा चेक करो, करंट इधर जा रहा है आउटवर्ड, एक्स वाई जेड एक्सिस तो ऐसे होती है ना, तो आउटवर्ड क्या हो गया के कैप। ये बात भी समझ में आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा 1, करंट यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 एम्पियर, भाई सारी बात समझ में आ गई। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NBA साइन थीटा। इधर देखो ध्यान से, I स्केलर क्वांटिटी है, N स्केलर है, क्या बच गया AB साइन थीटा, समझाने के लिए बता रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ रहा है, तो ये बनेगा A क्रॉस B, याद कर लो फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म है ये टॉर्क की। टॉर्क निकालने की वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, INA क्रॉस B, एरिया वेक्टर इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, मुझे निकालना है I कितना है 10, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे, एरिया वेक्टर कितना है भाई 50 और के कैप इनटू में मैग्नेटिक फील्ड कितना है 15, कितना जे कैप। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, 15 5 जा 75, 1 0 2 0 2 0 लग गई। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, क्योंकि जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, हो गया। बट यहां तो के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे क्या आ गया माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप का मतलब हो गया -7500 आई कैप। इसका मतलब टॉर्क जो आया टाउ इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ में आई, टॉर्क जो आया वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आया, टॉर्क जो आया वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, टॉर्क नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आया, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस लूप को इसके ऊपर बना दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप लोग कर सकते हो इस टाइप से। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें डायरेक्शन क्या आएगी, मान लो करंट ऐसे है तो ये ऐसे जा रहे हैं, वाई जेड प्लेन में लूप है तो एक्स के अलोंग आएगा एरिया, लेकिन ये यूं है तो माइनस आई कैप, एरिया क्या हो गया भाई, इधर एक्स एक्सिस है, आई कैप अपोजिट, क्योंकि ये करंट यूं जा रहा है, माइनस आई कैप। सोल्व कर लेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी किस टाइप से इसको सोल्व करना है। अच्छा सवाल था, मेरी बात समझ में आ गई, कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना आपको आना चाहिए मेरे ख्याल से, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज, वेक्टर फॉर्म के सवाल कर लेंगे। टॉर्क था मेरे पास NBA साइन थीटा, यहां पे अगर मैं देखूं NIA को मैं लिख दूं MB साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हो गया ये M क्रॉस B, वेयर M इक्वल टू NIA। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। अब एक करंट लूप आपको दे दिया, मान लो रेक्टेंगुलर ही ले लूं मैं, तो करंट लूप है, एरिया भी है, लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इक्वल टू एन आई ए, आई इसका करंट, ए इसका एरिया, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। m वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर कह लो, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही m की डायरेक्शन है। तो ये कैसे निकलेगा, बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के लो कैसे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, थंब आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड का मतलब डॉट, तो टॉर्क इज आउटवर्ड, क्या सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आउटवर्ड, m इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा। क्वेश्चन आ जाए, ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 मीटर इज टेकन एंड करंट फ्लोइंग इज 20 एम्पियर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 100, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, एन आई है, एन कितने है 100, आई कितना है 20, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हो गया। तो ये हो गया 2000 पाई 100, 2 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और पाई, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कैसे चेक कर लो, ये एम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, करंट की यूनिट एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट नहीं होती, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सोल्व हो गया। अब कोई आपसे पूछे भाई डायरेक्शन और बताओ, तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, किधर जा रहा है एंड क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर अंदर जा रहा है, क्रॉस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस होगा अंदर की तरफ, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और आ जाती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, ये होता है साउथ से नॉर्थ। तो एक बात और बता दूं, ये लूप में करंट ऐसे है, इसका मतलब इट विल बिहेव एज साउथ पोल, ठीक है ना। फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, देखो क्या बताया मैंने, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आपके सामने वाला फेस साउथ। अगर मैं इसी लूप को अपोजिट साइड से देखूंगा बोर्ड के पीछे से, तो यहां से मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो पीछे से क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर कौन सा पोल हो जाएगा, अगर पीछे से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, वहां क्या हो गया, नॉर्थ। तो आगे से साउथ, पीछे से नॉर्थ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो क्या हो गई, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, एक ही बात है, हैज डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखना इस चीज का, अच्छा सवाल है, अच्छा कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। करंट लूप बना दो, m इक्वल टू एन आई लिख दो, एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फॉर्मूला बता दो, कैसे निकालना मैंने बता दिया, तो 2 नंबर में सवाल बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे। अब थोड़ा सा ना घुमा देते हैं, क्या घुमा देते हैं वो देखो, एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है, ऑल इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, दिल्ली में, देखो, ए कॉइल ऑफ n टर्न्स कैरिंग करंट I of radius r is taken. A coil of radius r having n turns and a current I is flowing in the coil. The coil is unwound. coil को खोल दिया and rewound. खोलने के बाद दोबारा बाउंड किया of radius r/2. coil is unwound and rewound. बात समझ में आ रही है, पहले खोल दिया फिर दोबारा से उसको लपेटा गया, पहले रेडियस r थी, इस बार रेडियस क्या है, r/2। करंट रिमेन सेम, करंट सेम है,
फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट न्यू टू प्रीवियस मैग्नेटिक मोमेंट। बाद वाला मैग्नेटिक मोमेंट और पहले वाला दोनों का रेशियो बताओ। तो बेटा शुरुआत की बात करें तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, NI पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 मान लें, जब इस कोइल को दोबारा बनाया गया तो रेडियस क्या हो गई, R/2। रेडियस क्या हो गई, R/2, और करंट भी सेम है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो किस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ेगा, जरा कोई बताएगा मेरे को। ओवरऑल देखा जाए तो किस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ेगा, टोटल जो लेंथ है वो सेम रहेगी, टोटल जो लेंथ है वो सेम रहेगी। लेंथ ऑफ कॉइल रिमेन्स सेम, जो तार खोलेंगे उसकी लंबाई जो है वो सेम रहेगी। तो एक लूप की कितनी है, 2 पाई आर, कितने थे, n हो गया। बाद में कितना हो गया, 2 पाई R/2 रेडियस। नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान ले, नहीं, n डैश। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये इधर ले आओ, n डैश कितना आ गया, 2n। तो मुझे n डैश पता लग गया 2n। करंट सेम है I, R डैश कितना हो गया नया, R/2। तो नया डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, n डैश I डैश A डैश, वैल्यू पुट करो, n डैश है 2n, I का I, एरिया हो गया पाई R/2 का होल स्क्वायर, A डैश पाई R/2 का होल स्क्वायर। देखो भाई 2ni पाई R स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, तो m डैश आ गया ni पाई R स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ गई। m डैश बाई n, m डैश नया वाला, ये पुराने वाला। नया वाला क्या है, ni पाई R स्क्वायर बाई 2। ये क्या है भाई, ni पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल। m नया m पुराना, 1/2, उत्तर आ गया। मेरे ख्याल से स्वाद आ गया, आपको मजा आ गया। आसान सा सवाल था। फॉर्मूला याद होना चाहिए, m इक्वल टू ni a, एरिया पाई आर स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोबारा खोल के दोबारा बांध दिया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रेडियस आदि कुछ नहीं है, तार की लंबाई वही है, उसको लपेटने का तरीका चेंज हो गया। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, किसी की डोर कट के आगे आप उसको बाउंड करते हैं, किसी ने खुला खुला कर लिया, किसी ने पास पास करके कर दिया, वो रेडियस का फर्क हो जाता है सर्कल का, लेकिन लंबाई तो उतनी है, डोर तो उतनी है। तो 2 पाई आर एक सर्कल की, n टर्न्स हैं, 2 पाई R/2 n डैश, सोल्व करोगे तो n आ जाएगा। बात समझ में आ गई, लंबाई वही रहेगी। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, कैसे क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप के हमने आज की डेट में डिस्कस किए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, मेथड यही है। तो इसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, और 95+ का हमारा टारगेट है ही। मेहनत करते रहिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते रहिए। टिल देन बाय बाय।